हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स जो है चालू करने जा रहे हैं। तो आपके समय की बचत के लिए मैं पहले ही से लिख के रखा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का जो बहुवचन होता है वो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का आविष्कार लगभग एक शताब्दी पूर्व नियामक ज्यामिति के आकृति से हुआ था। मैट्रिक्स का आविष्कार जो हुआ था लगभग एक शताब्दी पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले ही एक शताब्दी पूर्व नियामक ज्यामिति के आकृति से हुआ था। मैट्रिक्स शब्द का आविष्कार प्रथम बार 1850 ईस्वी में लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ ने किया था। मैट्रिक्स शब्द का आविष्कार सबसे पहले 1850 ईस्वी में हुआ था, जो लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ किए थे। लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ किए थे। यानी आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स शब्द का आविष्कार प्रथम बार कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ ने किया था। मैट्रिक्स शब्द का क्रमबद्ध रूप से विस्तार 1858 ईस्वी में आयरर कैली नामक गणितज्ञ ने किया था। आयरर कैली नामक गणितज्ञ ने किया था। 1850 ईस्वी में लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ किए थे। प्रथम बार केवल वो बता के चले गए कि मैट्रिक्स कुछ शब्द होता है, लेकिन इसका सही से विस्तार जो हो गया, क्रमबद्ध जो विस्तार किए वह कौन किए? आयरर कैली किए थे। आयरर कैली नामक गणितज्ञ किए थे। कब किए थे? 1858 ईस्वी में किए थे। मैट्रिक्स का उपयोग जनसंख्याओं, मृत्यु गति, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मैट्रिक्स शब्द का उपयोग आज जो है जनसंख्या को भी पता लगाने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मृत्यु गति को पता लगाने के लिए अर्थशास्त्र में या विज्ञान के सभी क्षेत्र में मैट्रिक्स का क्या किया जाता है? अवयव का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब जानेंगे क्या कि चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स से कहते किसको है? मैट्रिक्स है क्या? तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं या फलनों के क्षैतिज या स्तंभ। वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या फलन के क्षैतिज या स्तंभ, या तो खड़ा रहे या पड़ा हुआ रहे, रेखाओं के आयताकार क्रम में सजावट को ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं या फलनों के क्षैतिज या स्तंभ, हॉरिजेंटल या वर्टिकल रेखाओं के आयताकार क्रम में सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, डिनोट्स किया जाता है। यहाँ फिर से एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ये जो है एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम्पल से। ये आप लोग जो है नॉलेज के व्यू से इसको एक बार देख लेंगे। ये ऐसा एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं। मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का आविष्कार लगभग एक शताब्दी पहले नियामक ज्यामिति की आकृति से हुआ था। नियामक ज्यामिति जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, उसी की आकृति से मैट्रिक्स यानी अवयव का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? एक शताब्दी पहले। मैट्रिक्स शब्द का आविष्कार प्रथम बार जो किए थे लेजे सिल्वेस्टर नामक गणितज्ञ किए थे 1850 ईस्वी में। मैट्रिक्स शब्द का क्रमबद्ध जो विस्तार हुआ था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किए थे? आयरर कैली नामक गणितज्ञ किए थे। मैट्रिक्स का उपयोग जनसंख्या, मृत्यु गति, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। आज जो है मैट्रिक्स का उपयोग जनसंख्या, मृत्यु गति, अर्थशास्त्र, विज्ञान के सभी क्षेत्र में मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। मैट्रिक्स जो है वह क्या है? मैट्रिक्स कहते किसको हैं? तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या जो फलन है उसका क्षैतिज या स्तंभ, हॉरिजेंटल या वर्टिकल
रो या कॉलम के रूप में संख्याओं के आयताकार क्रम में सजावट को ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स के अवयवों को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है। कोई पूछेगा क्यों रखा जाता है, तो क्योंकि दिखने में क्या होता है? अच्छा लगता है, इसलिए मैट्रिक्स के अवयवों को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे, एक बार इसको आप लोग देख लेंगे। तो अब आगे देखेंगे आप लोग, मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक दोनों से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठक से भी डिनोट्स किया जाता है और छोटी कोष्ठक से भी क्या किया जाता है? डिनोट्स किया जाता है। मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठक छोटी कोष्ठक दोनों से डिनोट्स किया जाता है, दोनों से सूचित किया जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझेंगे आप, अभी बताएं कि मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत उसके अव्यय को रखेंगे, लेकिन मैट्रिक्स को डिनोट्स करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। इस मैट्रिक्स को डिनोट्स करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, लेकिन इसके मैट्रिक्स के जो अव्यय को रखेंगे वो बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखेंगे। तो इस बड़ी कोष्ठक के अंतर्गत जो इस तरह से है, ये जो देख रहे हैं आप हॉरिजेंटल में जो सीधा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग रो। इसको रो बोलते हैं, इसको भी हम लोग रो बोलेंगे। इस तरह से जो ऐसे खड़ा रहेगा इस तरह से, तो इसको रो बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि पड़ा हुआ, जो पड़ा हुआ इस तरह से है उसको रो बोलेंगे। रो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। रो को बोलते हैं पंक्ति, लेकिन ये पहला रो है तो इसको नाम देंगे R1। ये दूसरा रो है, एक ही मैट्रिक्स में कई रो रहे तो पहले रो को हम लोग बोलेंगे R1 और दूसरा रो को बोलेंगे R2। R1 लिखा हुआ रहेगा, एक मतलब ये है कि उस आव्यूह के पहला रो है, R2 के मतलब उस आव्यूह का क्या है? दूसरा रो है। इस तरह से जो खड़ा रहेगा, इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। इसको भी बोलेंगे कॉलम, इसको भी बोलेंगे कॉलम। तो ये पहला कॉलम है तो इसका नाम दे देंगे C1, ये दूसरा कॉलम है तो इसका नाम दे देंगे C2, ये तीसरा कॉलम है तो इसका नाम दे देंगे C3। ये पहला कॉलम, तो पहला कॉलम को इस तरह से जो खड़ा रहेगा, इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, कई कॉलम, एक ही आव्यूह के कई कॉलम रहे तो पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2, तीसरे कॉलम को C3 कहेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई पूछ दे आपसे कि ये बताओ ये 2 जो है कौन सी अव्यय है? कौन सी अव्यय के मतलब कौन सी रो कौन सी कॉलम का अव्यय है, कौन सी रो कौन सी कॉलम का अव्यय है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 2 जो है पहला रो का अव्यय है और दूसरा कॉलम का अव्यय है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले रो को लिखा जाता है उसके बाद फिर कॉलम को लिखा जाता है। पहले पंक्ति को लिखा जाता है उसके बाद फिर कॉलम। कॉलम के मतलब स्तंभ, कॉलम का मतलब होता है बच्चे स्तंभ होता है। इस तरह से जो पड़ा है, इस तरह से जो रहेगा, इस तरह से जो सीधा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। तो इसको कई एक ही आव्यूह के कई रो रहे तो इसको R1, R2, R3 कहेंगे। इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसको कहेंगे हम लोग कॉलम, और इसको पहला कॉलम कहेंगे, इसको दूसरा कॉलम, इसको कहेंगे तीसरा कॉलम, और रहेगा तो उसको चौथा कॉलम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कटा, जहाँ कटा ए लाइन और ए लाइन जहाँ पे कटा तो देखना है कि कौन रो के सामने कटा है, तो पहला रो के सामने कटा है, और कौन कॉलम के सामने कटा है तो पहला कॉलम के सामने कटा है। तो पहले लिखाता है रो और बाद लिखाता है कॉलम। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए ये बातें कि जब भी आव्यूह के अव्यय को लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखेंगे। आव्यूह को डिनोट्स करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, उसके अव्यय को रखते हैं बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत। लेकिन बड़ी कोष्ठक के अंदर या छोटी कोष्ठक के अंदर जो भी बातें लिखा हुआ रहेगा उसको कहेंगे आव्यूह का अव्यय, और उस आव्यूह के अव्यय को डिनोट्स करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। तो यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, लेकिन ए जो है वो कौन रो कौन कॉलम में है, ये कहाँ कट रहा है, तो पहला रो में कट रहा है तो 1 लिख दो, पहला कॉलम में कट रहा है तो 1 लिख दो। तो यहाँ पे जो भी अव्यय होगा वो पहला रो पहला कॉलम का अव्यय कहलाएगा, पहला रो और पहला कॉलम का अव्यय कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर बात करें कि यहाँ पे बताओ यहाँ पे जो अव्यय होगा वह किस कॉलम किस रो का अव्यय होगा, तो पहले हम लोग रो का बात करेंगे। तो यहाँ पे ए लिखिए, लेकिन ये दूसरा रो का अव्यय है
और दूसरा कॉलम का अव्यय है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो अव्यय होगा दूसरा रो दूसरा कॉलम का अव्यय कहलाएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें, इस पॉइंट पर अगर बात करें, तो ये आपको देखना होगा कि इस पॉइंट पर जो अव्यय होगा वह किस रो किस कॉलम का अव्यय होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो होगा वह तीसरा रो का अव्यय होगा। कहाँ से तीसरा रो के सामने जा रहा है और पहला कॉलम के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे अव्यय होगा वह तीसरा रो का अव्यय होगा और पहला कॉलम का अव्यय होगा। लेकिन पहले लिखते हैं रो और बाद लिखते हैं कॉलम। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A31 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बात करें बच्चे, हम इस पॉइंट पर अगर बात करें तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर जो अव्यय होगा वह किस रो और किस कॉलम का अव्यय होगा। तो सबसे पहले आप रो देखिए, रो में देखेंगे तो पहला रो का अव्यय है और तीसरा कॉलम का अव्यय है, यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम काट रहा है यहाँ पर ही। तो यहाँ पे जो अव्यय होगा वो पहला रो का अव्यय और तीसरा कॉलम का अव्यय, यानी यहाँ पे होगा A13 पहला रो और तीसरा कॉलम का अव्यय क्या कहलाएगा, A13 कहलाएगा, A13। इस पॉइंट पर जो अव्यय होगा वह दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अव्यय कहलाएगा। इस पॉइंट पर जो अव्यय होगा वह तीसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय कहलाएगा। तो आपको बच्चे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इस तरह से आपको रहेगा खड़ा रहेगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से जो आपको पड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग रो कहेंगे और खड़ा जो रहेगा उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। लेकिन हमारी आदत हमेशा कॉलम और रो बोलने की है तो हम हमेशा यही बोलेंगे। और लेकिन अगर एक ही अवयव में कई रो रहेगा तो उसको आप लोग R1 R2 करके दर्शाएंगे, और ज़्यादा रहता तो R3 उसको बोलते हैं, और ज़्यादा रहता तो R4 बोलते हैं। यहाँ कॉलम एगो है तो C1, दूगो है तो C2, तीसरा कॉलम को कहेंगे C3। यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे इसको देखा जाए, इसको बात हम करें, अगर 1 की बात करें तो 1 कौन रो में है, पहला रो में और पहला कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे A11 लिखेंगे। A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम का अव्यय हो गया। यहाँ A12 के मतलब हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम का अव्यय, कहा पहले रो लिखा था और बाद में कॉलम लिखाता है। यहाँ A13 का मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम का अव्यय। यहाँ A21 का मतलब हुआ कि दूसरा रो का अव्यय है और पहला कॉलम का अव्यय है। A22 का मतलब हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का अव्यय। A23 का मतलब हुआ दूसरा रो और तीसरा कॉलम का अव्यय हुआ। यहाँ पे इस अवयव को यहाँ पे A बराबर लिखे साइन x, कॉस x, टेन x और सेक x। तो इसमें बताइए कितना रो है, इसमें आपको कितना रो है, इसमें भी आपको 2 रो है, इसमें कॉलम है कै गो, 3 गो। इसमें रो कितना है, इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। लेकिन हम आपसे बात करें कि बताइए कि पहला रो और दूसरा कॉलम के अव्यय कौन है। यानी यहाँ पे आपसे हम बात करें कि A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का अव्यय कौन होगा। तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम के अव्यय कौन हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x। लेकिन अगर बात करें कि 21 का बात अगर करें, एक मतलब ये हुआ कि पहले रो लिखाता है और बाद कॉलम लिखाता है। तो दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम कान के कट रहा है, tan x पर कट रहा है। तो यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम का अव्यय कौन हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो आपको इस से आपको समझना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी अव्यय जो है क्या कहलाएगा। नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि हॉरिजेंटल अगर इस तरह से रहता है, इस तरह से ऐसे खड़ा रहेगा, इस तरह से लाइन जाएगा सीधा लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। और इस तरह से अगर खड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल। खड़ा रहेगा तो वर्टिकल और इस तरह सीधा रहेगा तो उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। हॉरिजेंटल को हम लोग हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज। और इस तरह से वर्टिकल रहेगा तो उसको हम लोग हिंदी में उदग्र बोलते हैं। हॉरिजेंटल मतलब सीधा रहेगा तो हॉरिजेंटल रो वाला को कहेंगे। यानी कहने का मतलब हॉरिजेंटल को हम लोग रो भी कहते हैं, हॉरिजेंटल को रो भी कहते हैं और वर्टिकल को हम लोग
कॉलम कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉलम को स्तंभ और रो को क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। फिर से बता दें आपको कि रो को डिनोट्स करते हैं आर से, कई रो है तो उसको R1 R2 R3 कहेंगे, और कॉलम को डिनोट्स करते हैं C से। तो यहाँ पे अगर कई रो रहेगा तो R1 R2 R3 करके लिखेंगे, और कॉलम रहेगा तो उसको C1 C2 C3 करके लिखेंगे। तो वर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, और हॉरिजेंटल को हम लोग रो कहते हैं। तो इस तरह से सीधा रहेगा तो उसको आपको याद रखना है कि हॉरिजेंटल इस तरह से पड़ा हुआ खड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे वर्टिकल। हॉरिजेंटल को क्षैतिज कहेंगे, वर्टिकल को उदग्र कहेंगे। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे अब आगे आप लोग, मैट्रिक्स के अव्यय को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, कोई पूछेगा क्यों रखते हैं, तो बताना है क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, और इसका कोई तर्क है नहीं। मैट्रिक्स के अव्यय को बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। कोई पूछ देगा क्या अंदर रखा जाता है, तो बताना है क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, इसीलिए बड़ी कोष्ठक या छोटी कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं, और इसका कोई तर्क है नहीं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह के कोटि, आव्यूह के कोटि, इस पर एक चैप्टर है, आपको समझना होगा इस चीज़ को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के कोटि क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स में एम रो, यानी रो को डिनोट्स करते हैं कोई से एम से, और एन कॉलम, कॉलम को डिनोट्स करते हैं एन से। अगर एम लिखा हुआ है, छोटी एम लिखा हुआ है, तो एक मतलब समझना है कि रो के संख्या को दर्शा रहा है, और छोटी एन लिखा हुआ है तो एक मतलब कि उस आव्यूह में, उस दिए गए मैट्रिक्स में कॉलम के संख्या को दर्शा रहा है। टोटल उस किसी भी आव्यूह के टोटल उसमें जितना रो है उसके संख्या को डिनोट्स करते हैं एम से, और कॉलम को डिनोट्स करते हैं एन से। तो यही लिखा हुआ है कि यदि किसी मैट्रिक्स में एम रो तथा एन कॉलम हो तो एम गुने एन को ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। एम गुने एन को ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम अभी बताएं कि इस तरह से जो खड़ा रहेगा, इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं रो। जैसे इस आव्यूह में कितने रो है, तो इस आव्यूह में एगो ई रो हो जाएगा, एगो ई रो हो जाएगा। इस तरह से खड़ा जा रहा है, देखिए इस तरह से खड़ा है, इस प्रकार से सीधा जा रहा है, तो इसको हम लोग रो बोलेंगे। तो इसको पहला रो, इसको बोलेंगे को जी दूसरा रो। इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। इस तरह से जो खड़ा रहेगा, इस तरह से जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे रो। इस तरह से ऐसे रहेगा खड़ा, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि इस आव्यूह में कितने रो है, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि एम बराबर क्या होगा, रो के संख्या को डिनोट करते हैं एम से, तो एम बराबर हो जाएगा 2, और एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 3 हो जाएगा। यानी कॉलम के संख्या को डिनोट करते हैं एन से। तो इस आव्यूह में, इस पूरे मैट्रिक्स में 3 गो कॉलम है, तो एन बराबर 3। इस आव्यूह में पूरे जो है 2 गो रो है, तो एम बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए हम आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर फार्मूला होता है एम गुने एन। तो एम के वैल्यू है कितना, तो एम के वैल्यू 2 और एन के वैल्यू कितना 3 है। तो इसी को हम लोग कुछ कहेंगे, इस आव्यूह के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे बी बराबर, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर से। अगर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपसे पूछे कि बताओ इस आव्यूह में, यानी बी आव्यूह में कितने रो है। तो इस बी आव्यूह में जो है 2 गो रो है, सॉरी 3 गो रो है, 1 2 3। इस पहले आव्यूह को हम इस आव्यूह के किसी भी आव्यूह के पहले रो को हम लोग R1 कहेंगे, दूसरे रो को R2 कहेंगे, तीसरे रो को R3 कहेंगे। पहले कॉलम को C1 कहेंगे, दूसरे कॉलम को
C2 कहेंगे, तीसरे कॉलम को हम लोग C3 कहेंगे। हम आपसे पूछे कि बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर फार्मूला होता है m इंटू एन, लेकिन आपसे हम पूछे उससे पहले कि इसमें m कितना है, तो m जो हो जाएगा आपका इसमें 3 हो जाएगा। अब n कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा आपका 3 ही। यानी इसमें रो भी 3 गो है तो m बराबर 3, और कॉलम भी 3 गो है तो n बराबर 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा m इंटू एन। तो यहाँ पे m के वैल्यू कितना, 3 गुने 3। गुना नहीं करना है, केवल आपको इस प्रकार से लिख कर क्या करना है, छोड़ देना है। यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर गुना कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं रह पाएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए केवल आपको ये देखना पड़ता है कि किसी भी अवयवी में कितना रो है या कितना कॉलम है। जितना रो है उसको पहले लिखो और कॉलम को बाद में लिखो, यानी आगे लिखा जाता है रो और पीछे लिखा जाता है कॉलम। तो इसको एक बार पहले आप लोग देख लेंगे। तो आज बच्चे हम लोग यहीं तक इसमें छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक में कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है।